अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करना है, सेल साइकिल। लास्ट टाइम जो है हमने सेल बायोलॉजी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि सेल का जो है वो स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, सेल के ऑर्गेनीज़ के बारे में, सेल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, यानी सेल्स के मुख्तलिफ फंक्शंस पढ़े थे, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था सारा। अब हम पढ़ेंगे सेल साइकिल, यानी कि एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवीजन, इस चीज़ को कहते हैं डिवीजन। और डिवीजन कितनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिवीजन हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। जैसे प्लांट्स की हाइट बढ़ती है, हमारी ख़ुद की भी हाइट बढ़ती है। ठीक है, या फिर एक जनरेशन से जो है वो दूसरे उसके ऑफस्प्रिंग जो है उसकी रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, सेल जो है वो उसका डिवाइड होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो है हम इस पर थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये जो है आप लोग 6-7 में भी पढ़ कर आ चुके हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो है बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ की, जिंदा ऑर्गेनिज्म जो है, जिंदा जानदार जो है, इनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। मतलब ये अपने जैसे जानदार जो है वो अपने जैसे जानदार प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि बेजान चीज़ें जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्फ। अच्छा, अब ये कितना ज़रूरी है? ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ के लिए। अब अगर जो है किसी भी एनिमल की अगर वो रिप्रोड्यूस ना कर सके तो उसकी स्पीशी क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो आगे उसकी जनरेशन ही नहीं बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा, नापैद हो जाएगा। इस तरह अगर इसीलिए क्या होता है कि वो कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी है कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ के लिए। ठीक, अच्छा, अब सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम अ टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस अंटिल कंप्लीट माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल। माइटोसिस जो है आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोसिस जो है वह एक फ़ेज़ है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड करता है अपने आप को, एक सेल से दो सेल बनाता है। ठीक है, तो एक सेल से दो सेल या दो से चार, चार से आठ, तो एक न्यू सेल जो बना है उससे जो है नए सेल्स के प्रोड्यूस होने तक बीच में जितने भी इवेंट्स आते हैं उन इवेंट्स की सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स फ्रॉम अ टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस अंटिल इट कंप्लीट इट्स माइटोसिस एंड फर्दर प्रोड्यूस न्यू सेल। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सेल साइकिल। पूरा एक सेल साइकिल कि एक नया सेल बना है, उससे फर्दर न्यू सेल्स बने हैं और उनसे फिर न्यू सेल जो है, पूरा एक सेल साइकिल जो है वो क्या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो है वो क्या कहलाएंगी? सेल साइकिल। कि एक सेल नया बना है और उससे फर्दर जो है उसकी ग्रोथ होगी, मैच्योर होगा, फिर उससे फर्दर न्यू सेल्स बनेंगे। ठीक, अब सेल साइकिल के हैं जो बेसिकली दो फेज़ होते हैं, एक होता है इंटरफेस, एक होता है माइटोटिक फेज़। ठीक है, इंटरफेस को हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज़। इसमें क्या करता है? इसमें सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। ठीक है, और डिवाइडिंग फेस, इसमें सेल जो है वो डिवाइड करेगा, एक सेल से दो सेल बनेंगे, उसको हम माइटोटिक फेस भी कहते हैं। जो इंटरफेस होता है ये 90% जो है वो सेल जो है वो इंटरफेस पे लाइफ साइकिल उसका जो है वो इंटरफेस में होता है। फॉर शॉर्ट पीरियड जो है उसका लाइफ साइकिल माइटोटिक फेस में होता है। ठीक है, अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज़ अ टाइम व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो वेरी हाई होंगी एज इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन। मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगा तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा, साइज़ में इंक्रीज़ होगा, प्रोटीन्स की सप्लाई बढ़ाएगा, तो जितने भी फंक्शंस जो है यानी कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, मेटाबॉलिज्म जो है, उसके फंक्शंस, सेल के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो हाई लेवल पर परफॉर्म हो रहे होंगे, कि मतलब अपने आप को तैयार करने के लिए, डिवाइडिंग फेस में जाने के लिए। अब इंटरफेस में जो है वो फर्दर 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, G1 फेस, S फेस, G2 फेस। एकदम सारा काम नहीं हो जाता, कुछ जो है वो स्टेप वाइज होता है ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, फ्रॉम अ सेल इज प्रोड्यूस एंटिल इट कंप्लीट माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। तो इवेंट्स, तो फर्स्ट फेस जो है इसको G1 फेस, फर्स्ट गैप फेस कहते हैं। फिर आता है G2 फेस, और सॉरी S फेस, उसके बाद आता है G2 फेस। ठीक है, तो G1 फेज़ में क्या हो रहा होगा? सबसे पहले जब एक सेल बनता है तो वो G1 फेज़ में एंटर होता है। G1 फेज़ में क्या क्या सेल के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है कि सेल सबसे पहले सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स को बढ़ाता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स को बढ़ाएगा ताकि साइज़ में ग्रो कर सके प्रोटीन्स जो है। फिर इंक्रीज़ करेगा नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलीज़ को, नंबर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, इनकी तादाद को जो है वो डबल ट्रिपल करेगा, क्योंकि एक सेल से दो सेल बनने हैं तो दूसरे सेल्स में भी तो ये चीज़ें जानी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलीज़ को जो है वो इंक्रीज़ करेगा। दूसरा सेल साइज़ में ग्रो करेगा।
ठीक। फोर्थ नंबर पे सेल जो है वो बहुत सारे वेरियस एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेगा। सिंथेसाइज वेरियस एंजाइम्स क्यों सिंथेसाइज करेगा? क्योंकि ये एंजाइम जो है नेक्स्ट फेज जो इसका एस फेज आना है ना, उसमें डुप्लीकेशन होनी है क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होंगे, उनकी कॉपी प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए जो है वो प्रोटीन्स जो है वो ज़रूरी है। इसलिए जो है वो सिंथेसाइज होगा वेरियस एंजाइम्स, ठीक है, ताकि जो आगे रिक्वायर्ड होंगे नेक्स्ट फेज में, एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम के लिए ज़रूरी होंगे। फिर उसके बाद आएगा एस फेज। एस फेज को हम कहते हैं सिंथेसाइज फेज। सिंथेसिस, इसमें भी कोई ना कोई चीज़ बननी है, ठीक है। तो इसमें क्या बनना है? इसमें क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होने हैं। क्रोमोसोम जो है वो, ये देखिए एक क्रोमोसोम होता है, सॉरी, ये क्या होता है? ये इसका सेंट्रोमेयर होता है और ये आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। लेकिन एस फेज में क्या होगा? डुप्लीकेशन होगी क्रोमोसोम्स की, तो क्या बनेगा? इस तरह से सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये उसी तरह सेंट्रोमेयर, रियल में क्रोमोसोम जो है वो ऐसा होता है, और ये उसके क्या कहलाएंगे? ये एक सिस्टर क्रोमेटिड्स और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो देखें, सेल डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम, एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, 1 2, ठीक है। जब सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज में जो है होता है, तो सब उस वक्त इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है, याद है। और जब नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तो वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक। तो एस फेज में क्या करेगा? वो इस तरह के डुप्लीकेशन करेगा क्रोमोसोम की, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद आता है G2 फेज़। इसमें क्या है? ये सेकंड फेज़ है। एस फेज़ के बाद जो है वो G2 फेज़ में एंटर होता है सेल इसमें प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है। प्रोटीन्स ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम्स के ज़रिए प्रोटीन बनेगी, क्योंकि प्रोटीन जो आगे माइटोसिस के लिए भी ज़रूरी है। और दूसरा, जिस तरह से ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ना स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स इस तरह के। तो ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये आप लोग पढ़ेंगे आगे फर्दर डिटेल में कि किस तरह से ये डिवाइडिंग फेज में, माइटोसिस में, मियोसिस में काम आते हैं, ठीक है। ये काम माइटोसिस में उनको सेल्स क्रोमोसोम्स को अरेंज करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम स्पिंडल फाइबर्स। अब ये बनते प्रोटीन्स के हैं, तो इसीलिए सेल जो है वो G2 फेज में प्रोटीन्स बना लेता है। इसे पता चलता है कि सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइडिंग फेज में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर इनहिबिशन हो जाए प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन सिंथेसिस ना हो G2 फेज के दरमियान, तो फिर सेल जो है माइटोसिस के अंदर नहीं जा सकता, फिर उसको प्रिवेंट हो जाता है सेल फ्रॉम गोइंग टू माइटोसिस। यानी कि अगर G1 फेज में प्रोटीन जो हैं ये ना बने तो सेल उसमें माइटोटिक फेज में नहीं जा पाता, ठीक है। वरना G2 फेज अगर प्रोटीन्स बन जाती हैं तो वो G2 फेज के बाद फ़ौरन से एम फेज में चला जाता है। एम फेज मतलब डिवीजन फेज, माइटोटिक फेज, ठीक है, डिवीजन फेज में चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये तो सेल के बेसिकली सेल साइकिल के सारे फेज थे, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज के बाद सेकंड जो फेज़ है सेल साइकिल का वो डिवाइडिंग फेज़ वाला शुरू हो जाता है, माइटोटिक फेज़। इसके अलावा जो है एक एडिशनल फेज़ भी है, ठीक है। उस एडिशनल फेज़ को हम कहते हैं G0 फेज़। G0 फेज़ में ये होता है कि सेल जो है G2 फेज़ के बाद माइटोसिस में जाने की बजाय, माइटोटिक फेज़ में जाने की बजाय रेस्ट की हालत में चला जाता है, डिवाइड नहीं करता, स्टॉप डिवाइडिंग, ठीक है। तो उस फेज़ को हम G0 फेज़ कहते हैं, ठीक है। सेल्स टेम्परेरीली और परमानेंटली, वो टेम्परेरीली भी जा सकता है या फिर कुछ अर्से के लिए जाए G0 फेज़ में, रेस्ट की हालत में, डिवाइड ना करे अपने आप को, और कुछ देर के बाद जो है वो फिर माइटोटिक फेज़ में चला जाए। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो परमानेंटली G0 फेज़ में चले जाते हैं, वो डिवाइड होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो सेल्स टेम्परेली और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग आर सेड टू हैव स्टेट ऑफ क्वेश्चंस, रेस्ट की हालत में, या फिर इस फेज़ को हम क्या कहते हैं? G0 फेज़। अब इसमें जो है वो 3 तरह के सेल्स होते हैं, 3 तरह की किस्म होते हैं कि कुछ सेल्स जो हैं वो शॉर्ट पीरियड, डेफिनेट इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मतलब परमानेंटली वो जो है G0 फेज़ में चले जाते हैं, डिवाइडिंग जो है उनकी स्टॉप हो जाती है परमानेंटली, वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए, ठीक है। और कुछ जो है वो सेमी परमानेंटली जाते हैं और कुछ जो है वो जाते ही नहीं हैं G0 फेज़ में।
अब जो सेल्स जो हैं G0 फेज़ में इनडेफिनेट पीरियड के लिए चले जाते हैं, यानी कि परमानेंटली जो है वो G0 फेज़ में चले जाते हैं, डिवाइड नहीं करते, वो है हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आप लोग 4 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन्स नर्व सेल्स को कहते हैं, जो मैसेज कैरी करके लेके जाते हैं एक हमारे बॉडी पार्ट से हमारे ब्रेन तक, ठीक है। अब जो है वो उसमें क्या आते हैं हमारे न्यूरॉन्स, यानी कि एक बार जब ये बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद ये डिवाइडिंग फेज़ में नहीं जाते। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो सेमी परमानेंटली डिवाइडिंग फेज़ में जाते हैं, वो है हमारे लीवर्स वगैरह के सेल, किडनी वगैरह के सेल, यानी कि लीवर में, किडनी में सेमी परमानेंटली जो है वो, यानी कि अपने आप को मतलब रीजनरेशन जो है वो हो सकता है, लीवर के सेल्स वगैरह जो है वो रीजनरेट हो सकते हैं, यानी कि ये सेमी परमानेंटली जाते हैं, परमानेंटली G0 फेज़ में एंटर नहीं होते। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एंटर नहीं होते G0 फेज़ में, G2 फेज़ के बाद माइटोटिक फेज़ में। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स, हमारे स्किन के सेल्स, हमें चोट लगती है, कोई भी ज़ख्म लगता है तो फ़ौरन से हमारे कुछ अर्से बाद जो है वो न्यू स्किन आ जाती है ना। अगर वो न्यू स्किन अगर वहाँ पे वो G0 फेज़ में चला जाए तो वो डिवाइड ही ना हो, और डिवाइड नहीं होगा तो हमारी वो स्किन नहीं आएगी, ठीक है। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G0 फेज़ में, यानी कि डिवाइडिंग इसमें G0 फेज़ में एंटर ही नहीं होते, यानी कि उनकी डिवीजन होती रहती है, स्टॉप नहीं होती डिवीजन, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, G0 फेज़। ये एक एडिशनल फेज़ है, और ये आपको ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से जो है सेल्स हैं जो इंडेफिनेट पीरियड के जाते हैं, कौन से सेल्स जो है वो सेमी परमानेंटली के लिए G0 फेज़ में जाते हैं, और कुछ सेल्स जो है वो एंटर ही नहीं होते, वो कौन से सेल्स हैं, ठीक है। ये जो है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, वाई सेल साइकिल इज़ नॉट रिवर्स। सेल साइकिल जो है देखें ये उल्टा क्यों नहीं होता, G2 फेज़ के बाद S फेज़ क्यों नहीं आता, S के बाद G1 फेज़ क्यों नहीं आता, ठीक है। तो सेल साइकिल क्यों रिवर्स नहीं है, सेल साइकिल के जो होते हैं इसके अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं G1 फेज़, S फेज़ वगैरह, ये हाईली ऑर्डर्ड होते हैं और एक सिक्वेंशियल फैशन में होते हैं, मतलब एक तरतीब के साथ होते हैं, ठीक है, रैंडमली नहीं होते, एक सिक्वेंशली फैशन में होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इम्पॉसिबल है कि इसका रिवर्स जाए, ठीक है। तो सेल साइकिल कभी भी रिवर्स नहीं आता, ये जो है क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है आपके साइड बॉक्स में है, ब्लू बॉक्स में, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बताया ताकि आप लोग होमवर्क में ये क्वेश्चन कर सकें। मैं यहाँ पे आपको होमवर्क लिख रही हूँ, ठीक है। इसका आंसर कहाँ था, वाई सेल साइकिल इज़ नॉट रिवर्स। ठीक है। और दूसरा जो है आपके जो बुक में सेल साइकिल की डायग्राम बनी हुई है वो आपने करनी है होमवर्क में, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में आपने G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ में जो जो फंक्शंस परफॉर्म हुए हैं वो आपने नंबरिंग के साथ करने हैं, ठीक है।